हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री PYQ और MCQ ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जिसमें हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था और हमारा टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपने आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप जाके देखिए। उसमें हमने 6 क्वेश्चन किए थे, 6 क्वेश्चन के साथ और भी सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेन क्वेश्चन 6 किए थे। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है। चलो सीधी बात, नो बकवास, टॉपिक पे आते हैं। आई होप आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और आप देखेंगे, आपको देखो बहुत फ़ायदा होगा। बस आप कंटिन्यू, आपको वीडियो अंत तक देखना है। बस आप इस बोर्ड में मत जाइए और मार्कर पे मत जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का ज़माना है। देखो कंटेंट की मेन वैल्यू होती है। अगर कंटेंट कुछ नहीं है तो चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो भाई, कंटेंट मैन है, ठीक है। तो हमारे 6 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है। ऑल इंडिया में कहीं भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 का एग्जाम होगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं पे भी अगर लेक्चरर का और TGT का या PGT का कहीं भी एग्जाम होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू दे रखी है +½ दे रखी है, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है। एवं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है? -1 है। तो निम्नलिखित में से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो निम्नलिखित में से किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का उपस्थित नहीं हो सकता? मतलब ये कह रहा है कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर ये है और मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है, तो किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आधा सा आंसर तो क्वेश्चन में मिल जाता है। हम गलती क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जिनमें स्पिन क्वांटम नंबर तो ये है और चुंबकीय क्वांटम संख्या -1, तो किस में उपस्थित नहीं होगा? तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इसका आंसर क्या है? S ऑर्बिटल में उपस्थित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ना, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या, वो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के, जैसे एक ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दोनों का स्पिन कैसा होता है? अपोजिट। एक के लिए तो वैल्यू कैसी होती है? +½ और एक के लिए कैसी होती है? -½ तो वो तो किसी भी कक्षक में होगा, चाहे S में होगा, चाहे P में होगा, D में, F में, कहीं पे भी होगा, उसके एक ऑर्बिटल में होगा। तो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक के लिए +½ और दूसरे के लिए -½ होगी। लेकिन इसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना दे रखा है? -1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? जो S उपकोष होता है, S सबसेल होता है, कौन? S उपकोष, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 0। इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फिर आता है P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक्चुअल में L की वैल्यू, M की वैल्यू होती है +L से लेके और -L के बराबर। और P के लिए L का मान कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू होगी +1 0 -1, ठीक है। उसके बाद आता है D उपकोष। D में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 5, 1 2 3 4। L का मान D के लिए 2, तो +2 से लेके और -2 तक, तो +2 +1 0 -1 और -2। उसके बाद ऐसी F आता है। F में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 7, 1 2 3 4 5 और 6। F के लिए L का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, क्या होता है? 3। तो +3 से -3, तो +3 से +2 +1 0 -1 -2 और -3। तो आप S को छोड़ के किसी भी ऑर्बिटल में देखो तो M का कोई ना कोई मान है 0 के अलावा, लेकिन S में M का मान का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान केवल क्या है? 0 है। जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो S में नहीं होगा, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं -1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है लेकिन -1 भी आ रहा है। लेकिन S में M का मान केवल कितना है? 0 है, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है L की वैल्यू। और M का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? +L से लेके और -L तक। तो L का मान 0 होगा तो 0 ही आएगा। तो देखो M का -1 S में ही संभव नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया है? S ऑर्बिटल गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RPSC लेक्चरर में पूछा हुआ है राजस्थान में, ठीक है। तो आप इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको स्किप करके आप इसको लिखो एक बार, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। वीडियो को इसलिए स्किप कर देता हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर वीडियो रिकॉर्ड होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो अपन को तो टू द पॉइंट बात करनी, इसलिए वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि N+L का मान कितना दे रखा है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। N+L की वैल्यू दे रखी है 5, तो कुल संभावित उपकोष क्या होंगे? उपकोषों को क्या कहते हैं? सबसेल कहते हैं, ठीक है। यदि N+L का मान कितना है?
5 है तो कुल संभावित उपकोष कितने होंगे। ठीक है, तो पहले इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 3। क्यों है 3 वो आपको रीजन देता हूँ। देखो, एक तो क्या दे रखा है n की वैल्यू, और एक क्या दे रखी है l की वैल्यू। एक तो n दे रखा है, एक l दे रखा है। ठीक है, एक बात याद रखना, l का मान, l का मतलब होता है द्विगुणसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। l का मान कभी भी n से ज़्यादा नहीं होता, उल्टी एक क्या होता है, कम होता है। ये हमेशा याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं होगा, उल्टी एक हमेशा क्या होगा, कम होगा। कभी भी बराबर या ज़्यादा नहीं होगा किसका, l का मान n से। तो देखो क्या क्या युग्म बनेंगे, टोटल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, ये 3 आंसर क्यों आया मैं बोल रहा हूँ। l का मान n से कम होगा, ना तो बराबर होगा ना ज़्यादा होगा। अगर मैं n का मान कितना लिखूँ 5, तो l का मान 0, तो 5 + 0 क्या आएगा 5, तो 5 ही दे रखा है n + l की वैल्यू। क्या लिखूँ मैं 4 + 1, तो क्या आएगा ये 5। फिर क्या लिखूँ 3 + 2, तब भी क्या आएगा 5। क्या मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 + 3, अभी भी आएगा तो 5, लेकिन देखो क्या हुआ, n का मान कम रहेगा और l का मान ज़्यादा हो गया, तो ये संभव नहीं है। l का मान हमेशा n से एक कम ही आएगा, बराबर आएगा ना ज़्यादा आएगा, इसीलिए 2 + 3 वाला जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसको मिटा सकता हूँ मैं। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, हम जानते हैं क्योंकि l का मान n से कभी भी ज़्यादा या बराबर नहीं होगा, एक कम होगा n से। तो देखो 5 + 0 5, तो कितने युग्म बने 3, तो कितने उपकोष आएंगे 5 + 0 का मतलब क्या है, ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये 5s, क्योंकि n का मान जो आगे लगा रहता है, l का मान 0 किसके लिए होता है, s के लिए। 4 जो आगे लगा रहता है 4, और l का मान 1 किसके लिए होता है, p के लिए, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। n का मान आगे लगा रहता है 3 लग रहा है, और l के लिए 2 वैल्यू किसके लिए होती है, d के लिए। तो कौन कौन से उपकोष बनेंगे 5s 4p और 3d, इसीलिए इसका आंसर क्या गया है 3 गया है। ठीक है, 2 + 3 वाला युग्म क्यों नहीं बना, क्योंकि l का मान ज़्यादा हो जाता n से, जबकि ये संभव नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको डाला है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, और जो लेवल स्टैंड वगैरह की तैयारी करते हैं, जहाँ पे भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, मैं अगर ये बात भी कहूँगा तो कोई अनुचित नहीं होगा, जहाँ पे भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसके ऊपर के, है ना। देखो इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी का बढ़ता क्रम निम्न में से किन उपकोषों के लिए सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें से किन उपकोषों के लिए। उपकोष का मतलब सब सेल, SPDF, किन के लिए सही, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है B, 5s 5p और 5d। क्यों सही है B आंसर और 3 गलत क्यों है वो बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो n + l की वैल्यू के उल्टी होती है, 1/n + l। ठीक है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप 1/n में मत लिखो, अजीब लग रहा है, n + l। क्या मतलब है इसका, कि जिनके लिए n + l की वैल्यू कम होगी, ध्यान से सुनना, जिनके लिए n + l की वैल्यू कम होगी, उनकी एनर्जी भी कैसी होगी, कम होगी। जिनके लिए n + l का मान कम आएगा, उनकी एनर्जी भी कैसी आएगी, कम आएगी। और यदि n + l का मान समान है, बाय द वे कोई एग्जांपल दे दिया तो फिर किसके मान को देखेंगे, n का मान जो ये आगे लगा रहता है ना, ये n की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l की वैल्यू हम जानते ही हैं कि s के लिए क्या होती है, p के लिए क्या होता है, और d के लिए क्या होता है, और f के लिए क्या होता है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये हम पढ़ चुके हैं पहले l की वैल्यू। ठीक है, अगर n + l की वैल्यू समान है, तो जिनके लिए n की वैल्यू कम होगी, उनकी एनर्जी कैसी होगी, कम। एनर्जी का बढ़ता क्रम पूछा है, तो जिनके लिए n + l की वैल्यू कम आएगी वो पहले आएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी भी कम होगी, और जिनके लिए n + l की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये क्यों आंसर सही है, क्योंकि 5s के लिए n + l की वैल्यू देखो, आगे लग रहा है वो n की वैल्यू, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 5 + 0,
ये 5 आगे लग रहा है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 5 + 1 5 जो आगे लग रहा है एल एन का मतलब, और एल के लिए एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है 2, तो ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 7। तो बढ़ता आया ना n+l का मान, तो n+l का मान भी बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी बढ़ेगी। तो जिनके लिए सबसे कम आएगा n+l का मान उनकी एनर्जी भी सबसे कम, तो सबसे कम 5s के लिए, फिर 5 के लिए और फिर 5d के लिए, इसीलिए ऑप्शन सही। ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 5d पहले दे दिया, 5d के लिए कितनी होती है 5 + 2 7, और 5s के लिए कितनी होती है 5 + 0, क्योंकि l का मान 0 होता है ना। तो ये तो ज़्यादा वाली आ गई, फिर कम वाली आ गई, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, अगला देखना ही नहीं। यहाँ 5p दे दिया तो 5 + 1 कितना आएगा 6, यहाँ क्या दे दिया 5 और s के लिए l की वैल्यू 0, तो वो ये तो 6 दे दिया और ये कितना आया 5, तो ज़्यादा वाला पहले दे दिया, कम वाला बाद में दिया। जिनके लिए l+l का मान ज़्यादा उनकी एनर्जी भी कैसी ज़्यादा, जिनके लिए n+l का मान कम उनकी एनर्जी भी कैसी कम, तो ये वाला भी क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पहले ही 4f दे दिया, 4f का मतलब n का मान जो आगे लग रहा है, और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहाँ तो 7 आ गई, उसके बाद 5s, 5 के लिए कितनी होगी 5s के लिए कितनी होगी 5 आगे लग रहा है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 5 आ गया। तो ज़्यादा वाली पहले दे दी, तो एनर्जी ज़्यादा वाली दे दी पहले, क्योंकि जिनके लिए n+l का मान ज़्यादा उनकी एनर्जी भी कैसी होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि पूछ क्या रहा है बढ़ता क्रम, तो जिनके लिए n+l का मान कम होगा वो पहले आएंगे, और ऐसा केवल और केवल किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, इसीलिए तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हो गए गलत हो गए। ये बात याद रखने वाली है, जिनके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उनकी एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी का घटता क्रम पूछता है, यहाँ कैसा पूछा है, ठीक है बढ़ता क्रम पूछा है यहाँ, बढ़ता क्रम का मतलब जिनके लिए n+l की वैल्यू कम है। अगर यही पूछता घटता क्रम घटता, तो पहले जिनके लिए n+l का मान ज़्यादा होता वो पहले आ जाते, क्योंकि उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती, तो पहले ज़्यादा एनर्जी वाले, फिर कम एनर्जी वाले, फिर कम एनर्जी वाली, या बोलें ज़्यादा n+l वाले, फिर कम n+l वाले, फिर कम n+l वाले, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इस 10 नंबर के क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात बताऊंगा। देखो चाहता तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा लेता, मेरी भी जॉब है, इतना तो पैसा है, लेकिन मतलब मैं ये सिंबल सेट करना चाहता हूँ कि अगर आपके कंटेंट में दम होना तो बोर्ड मार्कर कपड़े ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं अगर आपके कंटेंट में दम है तो। लेकिन इसको प्रूफ कौन करेंगे, आप लोग प्रूफ करेंगे। आप मेरे कंटेंट को देखो, चाहूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा दूँ और ये वो डायलॉग बाजी, लेकिन उससे होगा क्या, मुझे एक बात बताइए आप। कंटेंट अगर अच्छा है तो बोर्ड हो कुछ भी हो कुछ मायने नहीं रखता। तो आप लोग कंटेंट को देखिए और आप लोग सपोर्ट करिए, तो मेरा जो मिशन है वो सफल हो सके, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान 0 होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए। ये नेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है लेक्चरशिप में, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है इसीलिए, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान 0 कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा। तो सबसे पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 दे रखा है, ठीक है। क्या होता है इसका, शर्मा शर्मा प्रसाद शर्मा प्रसाद शर्मा। ये तो ट्रिक है एक वैसी नॉर्मल वाली 9th-10th के बच्चों को बताने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 15। जब कोई एटम उदासीन होता है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उदासीन का मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं वैसे। 2s2 p को 2 से चालू करते हैं तो कितने 2p6 10 हो गए। 3s2 12, थोड़ा आगे बना देता हूँ, 3p3 इतने में ही आ जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं पहले, चुंबकीय क्वांटम संख्या कि s के लिए क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s के लिए क्या होती है 0, चाहे वो 1s हो 2s हो कोई सा भी s हो। p में 1 के लिए 0 होती है, किसके लिए pz के लिए। पहले भी मैंने पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, उसमें जो मैंने क्वेश्चन कराया मैं बताया था कि pz के लिए भी इसका मान कैसा होता है 0। p 3 ऑर्बिटल होते हैं px py और pz, तो ये माना जाता है कि pz के लिए 0 होता है। ऐसी d में 5 होते हैं तो ये माना जाता है कि dz² के लिए m की वैल्यू कैसी होती है 0 होती है। तो देखो यहाँ तो 1s2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 होगी, प्लस यहाँ पे भी s है 2s है तो इनके लिए भी m का मान क्या होगा 0 पूछ रहा है। 2p6
और 2p6 में 3 ऑर्बिटल हैं p में, तो 2 2 2, तो pz के लिए 0 है, तो देखो px में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, py में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और pz में आएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 होगा? केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित हैं? pz में। प्लस ये तो s में ही है, चाहे 3s है, तो ये भी जुड़ जाएंगे। उसके बाद 3p3 में देखो मुझे पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के नियम से, हुंड का रूल होता है। तो इसमें एक ऑर्बिटल ही आएगा pz, एक py और एक px। तो pz में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक ऑर्बिटल में एक आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। pz में यहाँ 2 क्यों आए? क्योंकि p6 था। 2 2 2, px में 2, py में 2 और pz में 2, और pz के लिए 0 माना जाता है। तो टोटल l करेंगे इनको तो कितना आएगा? ये 9 आएगा। तो इसका क्या आंसर जाएगा भाइयों? 9 जाएगा। तो ये लेक्चरशिप में, ये टीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है। पीजीटी में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको देखें, इसको लिख लो, ठीक है। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार। हुंड्स रूल सर्वप्रथम किस एटम पर लागू होता है? कि सबसे पहले किस एटम पर लागू होने की संभावना पड़ी? तो सबसे पहले हुंड्स रूल होता क्या है कि अगर कोई एक से अधिक कहीं किसी में ऑर्बिटल हैं, तो अगर उनकी एनर्जी समान है, जैसे पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुंड ये कहता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। ये हुंड का नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी, ये बात है। उससे पहले एक बात याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि हुंड रूल किस उपकोष पर नहीं लगता? एस पे, डी पे, पी पे या एफ पे, किस पे नहीं लगता? तो जो हुंड्स रूल है वो एस उपकोष पे नहीं लगता, एस उपकोष पर फॉलो नहीं होता है। क्योंकि एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ही तो कक्षक होता है एस में। तो भाई अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे भरेंगे, और अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी तो उसको एस में ही तो भरेंगे। तो जिनमें एक ऑर्बिटल होगा उसमें हुंड का नियम नहीं लगेगा। और एक ऑर्बिटल किस में होता है? एस सब सेल में या एस उपकोष में कितना ऑर्बिटल होता है? एक। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। एस उपकोष पर हुंड का नियम नहीं लगता, इसीलिए जहाँ सबसे पहले पी आएगा ना, पी, वहाँ हुंड रूल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इसमें दे रखा ऑप्शन में बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम। तो जैसे हम ये बोल रहे हैं, इसमें जो आंसर होगा वो होगा कि कार्बन पर लागू होता है, ठीक है। बोरॉन पे लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1, तो s पे तो लागू हुआ ही नहीं। पी आया इसमें, तो पी आया, तो पी में कितने कक्षक होते हैं? 3, लेकिन एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, तो इसको यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हुंड नियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2, तो इसमें तो पी ऑर्बिटल आई नहीं और एस पर लगता नहीं, क्योंकि एस पे कितना ऑर्बिटल होता है? एक। तो एक ऑर्बिटल जिनमें होगा उसमें हुंड का नियम नहीं लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? खारिज हो गया, ये वाला भी। इसके बाद आया लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, क्या लिखेंगे? 1s2 2s1, तो इसमें तो पी वैसे ही नहीं आया, इसमें भी नहीं लगेगा। कार्बन को देखो, 1s2 2s2, परमाणु क्रमांक 6 होता है एटॉमिक नंबर, और 2p2 यही होता है इसका। 1s 2s तो गए 2p2। पी में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3। अब पी में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3, 2 हैं। तो इनको चाहो तो ऐसे भर दो एक साथ, या 2 इलेक्ट्रॉन एक से अधिक है, या इनको कैसे भर दो? अलग अलग भर दो। और हुंड क्या कहता है कि जिनमें सेम एनर्जी के क्या है ऑर्बिटल हैं और उनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे। बोरॉन पे क्यों? आप बोलेंगे सर बोरॉन में भी तो पी ऑर्बिटल आया, लेकिन बोरॉन पे नहीं लगा, क्योंकि बोरॉन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको तो यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, एक ही बात है। लेकिन कार्बन में कितने हैं? पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 संभावना बन रही थी, तो पहली वाली तो क्या है? गलत, और दूसरी वाली संभावना क्या है? सही है। क्योंकि हुंड क्या कहता है कि अगर एक से अधिक ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे। इसीलिए हुंड का नियम सबसे पहले किस पे लगा? कार्बन पे। कुछ याद नहीं रख सको तो केवल ये याद रखना कि हुंड का नियम सबसे पहले किस एटम पे लगता है? कार्बन पे। किस उपकोष पर नहीं लगता है? एस उपकोष पर नहीं लगता है। एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं कि एस पी डी एफ दे दे और पूछे किस पे नहीं लगता है, तो एस पे। रीजन क्या है कि एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और एटम पर किस पर लगता है? कार्बन पे। इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, यूपी पीजीटी में पूछा जा सकता है, एमपी में जो पीजीटी टीजीटी का एग्जाम होता है वहाँ कहीं पे भी पूछा जा सकता है।
सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सही युग्म होगा। ऐसा है, ऐसा कोई और भी एग्जांपल देके पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सोडियम देखो, चारों क्वांटम संख्याओं का युग्म पूछा है। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? शॉर्ट वाला। इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है? नियोन 10, ठीक है, 10 नंबर पे। कितने नंबर की नोबल गैस है? 2 नंबर की। तो एस क्या आएगा? 3s। तो क्या हो जाएगा? नियोन 10 3s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका है कहाँ? सबसे पहले हमको ये पता लग गया, ये 3s उसमें है, 3s कक्षक में है। तो पता है जो आगे लगा रहता है वो किसकी वैल्यू होती है? n की। तो n का मान कितना आ गया? 3। l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी होगी? 0, क्योंकि m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? +l से लेके -l। m का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +l से -l। तो l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा? 0। और स्पिन क्वांटम नंबर किन्हीं भी इलेक्ट्रॉनों के लिए ±12, 1/2 कुछ भी हो सकता है। देखो 4 ऑप्शनों में दे रखा ना, ±1/2। तो इसके आधार पर तो जवाब आएगा नहीं, ठीक है। तो जवाब आ गया। n का मान जो आगे लगा रहता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहाँ? सबसे पहले सोडियम का 3s1 में है। तो आगे लगा रहता है वो किसका होता है? n का मान, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। तो n का मान 3। s में s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा 0, क्योंकि m का मान +l से लेके -l। s का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए ±12 कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब में ±12। तो n का मान क्या है? 3, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान क्या है? ±12। देखो ऑप्शन नंबर सी, n का मान 3, l का मान 0, m का मान 0 और ±12। तो क्या आंसर जाएगा? सी आंसर जाएगा। ये तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि तो n का मान 3 दे रखा है, बस तो आंसर हमारा आ गया। लेकिन इनको भी देख लें गलत क्यों है। n का मान 3 और l का मान 3, भाई इनका मान कभी भी समान हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ये इसका मान देखो, n का मान कम और l का मान ज़्यादा, जरूरत ही नहीं। अगर ये भी नहीं आ रहा तो इसको ऑप्शन को देख के ही काट सकते हैं। अगर हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो भाई n का मान कभी भी l से कम नहीं होता है। l का मान 3 और यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है, क्योंकि हमको पता है l का मान तो हमेशा n-1 होता है। n से एक कम ही होगा, बराबर भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। यहाँ n का कम हो गया। यहाँ देखो n का मान तो क्या है? 3, l का मान 2 और m का मान भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्यों गलत हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ था? s में था। तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। और तो m की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला सही था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई और इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे 4s1 में है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है 4s1 में, तो वही n का मान कितना हो जाता? फिर 4 है तो 4, l का मान s है तो वही 0 रहता है, m का मान भी 0। जैसे होता 3p1, तो 3p1 में क्या होता? n का मान तो 3 ही लगा रहता, जो आगे लगा रहता है। p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती? 1। तो फिर m के कितने मान हो जाते? 3 मान हो जाते, +1 से लेके -1 तक। तो +1 0 -1 तो वो देता आपको, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। लेक्चर को खत्म करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करके आओ। तो देखो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत कण है। ये नीट में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने नीट के कहीं उससे लिखा हुआ है ये। तो इसमें आपको आंसर याद रखना है, तत्व में उपस्थित परमाणु, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल में यौगिक में उपस्थित कण, तत्व में उपस्थित कण, एक अपरमाणविक कण है, परमाणु का मूल प्रवास। तो आपको क्या याद रखना है? तत्व में उपस्थित परमाणु, एटम एंड एलिमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए सब मैक्सिमम होगा? तो जिसके लिए द्रव्यमान की वैल्यू सबसे कम होती है इन चारों में, उसके लिए E/M की वैल्यू कैसी होगी? ज़्यादा, क्योंकि E के बटे में क्या आ रहा है? M। तो ये जितना कम होगा ये ओवरऑल वैल्यू उतनी ही क्या होगी? क्योंकि बटे वाली चीज़ कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी? ज़्यादा। सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? E/M की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी? इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, बहुत कम होता है। इसलिए अगर ये कम होगा तो E/M की वैल्यू कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे के लेक्चर देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।